बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। जैसा कि बता रहे थे कि ग्रोथ हमने पढ़ा और डेवलपमेंट हमने देखा कि कैसे कैसे डेवलपमेंट कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, एक बात रह गई थी यहाँ पर डेवलपमेंट में, ठीक है। ये जो वर्ड है ना, ये प्लास्टिसिटी एक्सप्लेन नहीं किया था, है ना। प्लास्टिसिटी वर्ड जो है एक्सप्लेन नहीं किया था। इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग, क्या मतलब होता है इसका। प्लास्टिसिटी एक बार देख लेते हैं यार। है ना। तो प्लास्टिसिटी जो है, प्लास्टिसिटी का मतलब क्या हो गया कि यहां पर अडैप्टेशन shown by organism in response to environmental factors और डेवलपमेंटल फैक्टर्स। अडैप्टेशन का मतलब क्या होता है? अडैप्टेशन का मतलब क्या है? टू चेंज मॉर्फो फिजियो और बायोकेमिस्ट्री, चेंज करना, ठीक है। अडेप्ट करना मतलब क्या हो गया? चेंज करना। और क्या 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 चीजों को चेंज करेंगे भाई? हमारे पास है ही क्या? एक हमारी मॉर्फोलॉजी, एक हमारा फिजियोलॉजी, है ना, और साथ में हमारा बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अगर इनमें हम लोग चेंजेस करते हैं तो चेंजेस को हम क्या कहेंगे? अडेप्टेशन कहेंगे। और ये जो अडेप्टेशन हम करते हैं, ये दो फैक्टर्स के रिस्पॉन्स में कर सकते हैं। या तो हमारे जो लाइफ के जो फेजेस हैं, यानी जुवेनाइल फेज और एडल्ट फेज, अगर उसके रिस्पॉन्स में करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? डेवलपमेंटल फैक्टर्स हैं। और अगर एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो जो है वो हो गया क्या? एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो अगर एनवायरमेंट की वजह से तुम्हारे अंदर अडेप्टेशन आ रहा है ना, मान लो कि तुम इक्वेटर के पास रहने लगे, तो तुम्हारे अंदर मेलानिन का सिंथेसिस क्या होगा? ज्यादा। तो तुम्हारा जो स्किन कलर आएगा वो कैसा आएगा? थोड़ा डार्क आएगा। तो इसको आप क्या बोलोगे? एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, अगर इनकी वजह से अडेप्टेशन आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी। इसको अलग से लिख लेते हैं। टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिसिटी। ये प्लास्टिसिटी में सबसे पहले जो टाइप्स हैं, यहां पर सबसे पहला जो टाइप है वो क्या हो गया? एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी। और दूसरा क्या हो गया? डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। है ना।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि अडेप्टेशन ड्यू टू एनवायरमेंट। आसान है, एनवायरमेंट की वजह से हमें चेंजेस करने पड़ रहे हैं। दूसरा, अडेप्टेशन ड्यूरिंग डिफरेंट लाइफ फेजेस। ठीक है, अब लाइफ फेजेस कौन से हो सकते हैं? एक आपका हो सकता है जुवेनाइल, और दूसरा होगा क्या? एडल्ट। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल लें, अगर इसका एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल हो जाएगा एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। और अगर डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल लें तो हो जाएगा डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। ठीक है, तो आसान है। एनवायरमेंट, गुड मॉर्निंग फरीदा। एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल हो गया एनवायरमेंटल हेट्रोफिली, डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल हो गया डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। तो आप ये समझो कि यहां पर ये हेट्रोफिली क्या है पहले, है ना? हेट्रोफिली क्या है ये चीज समझते हैं अपन। नाम से ही पता चल रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा कि हेट्रोफिली का मतलब क्या है। ठीक है, फिल का मतलब क्या होता है? पत्ता, लीफ। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। यानी हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। सेम प्लांट, एक ही प्लांट पर एक से ज्यादा तरह के पत्ते। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, ये हो गया हेट्रोफिली। तो अगर हम लोग बात करें कि हमने जो पढ़ा था कि एग्जाम्पल में एक हमने पढ़ा कि एनवायरमेंटल हेट्रोफिली, राइट, और एक हमने देखा था एग्जाम्पल डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। ठीक है, तो जैसे एनवायरमेंटल हेट्रोफिली, मान लो कि यहां पर हम एक एक्वेटिक प्लांट लें, ये क्या हो गया? पानी, दिख ही रहा होगा। दूसरा, यहां पर हम एक प्लांट लेते हैं, ये है हमारे पास एक एक्वेटिक प्लांट। बटरकप, रैननकुलस भी बोलते हैं इसको। यहां पर अगर आप देखोगे तो जो पत्ता है, ठीक है, जो पत्ता है, ये पत्ता, ये जो पत्ता है, एक आपको दिखाई देगा, एक आपको दिखाई देगा कहां पर? बाहर। ये हो गया एरियल लीफ। ठीक है, ये जो एरियल लीफ है ये कैसा है? ब्रॉड है। देखो इसका जो लैमिना है, जो पत्ते का जो लैमिना दिख रहा है आपको, ये ब्रॉड दिख रहा है। ठीक है, और कुछ पत्ते जो नीचे होंगे यहां पर, ये ऐसे डाइसेक्टेड होंगे। ये दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा डार्क कलर से दिखा देता हूं मैं आपको।
ठीक है, ये जो है ये कौन से हो गए? सबमर्ज्ड लीव्स। और ये जो सबमर्ज्ड लीव्स हैं, सबमर्ज्ड मतलब पानी में डूबे हुए। सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है? पानी में डूबे हुए पत्ते। तो सबमर्ज्ड लीव्स जो हैं ये कैसे होते हैं? ये होते हैं डाइसेक्टेड। ठीक है, टू प्रिवेंट वियर एंड टियर फ्रॉम वेव्स या वाटर करंट्स। ठीक है, तो यहां पर देखो एक ही पेड़ पर आपको दो तरह के पत्ते दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे? हेट्रोफिली कंडीशन। ठीक है, क्या बोल देंगे इसको? हेट्रोफिली कंडीशन। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल अगर लें, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। तो डेवलपमेंट आपको मैंने बताया था कि डेवलपमेंट दो स्टेजेस होंगे। एक होगा जुवेनाइल यानी बचपना, और दूसरा होगा एडल्ट, है ना, एडल्ट फेज। तो दो स्टेजेस होंगे डेवलपमेंट के में। अब यहां पर जैसे मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, मान लो कि कोरिएंडर हो गया। ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। लक्ष्यपुर एंड कॉटन, इनमें आपको क्या दिखाई देगा कि जुवेनाइल लीव्स appear different from adult leaves। ठीक है, जुवेनाइल लीव्स जो हैं इनकी शक्ल अलग होगी एडल्ट लीव्स से। तो इसको आप क्या बोल दोगे? डेवलपमेंटल हेट्रोफिली बोल सकते हो, है ना। आपको यहां पर ये तीन एग्जांपल्स याद रखने हैं। ठीक है, कोरिएंडर, लक्ष्यपुर और कॉटन। ठीक, तो यहां पर आप CLC सिंपल सा याद रख सकते हो कि हाँ CLC जो है वो वहां पर क्या मिलता है आपको? डेवलपमेंटल हेट्रोफिली मिलता है। और इसका तो एक्वाटिक रेननकुलस बटरकप जो है ये तो आसान है याद रखना, बटरकप, है ना। तो ये जो है ये प्लांट आपको ध्यान रखना है कि एनवायरमेंटल हेट्रोफिली शो करता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट। अब हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं ऑक्सिन के बारे में जो पढ़ रहे थे। ऑक्सिन के बारे में जो भी पढ़ रहे थे वो सारी चीजों को कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं ऑक्सिन के बायो एसे के बारे में। बायो एसे के बारे में यार देखो, बायो मतलब तो अब तक तुम्हें आइडिया लग ही गया होगा, है ना। एसे मतलब क्या? मेजर करना। एसे का मतलब क्या होता है? टू मेजर। तो एसे जो है यहां पर तुम मेजर करते हो क्या चीज? किसी केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन। मान लो कि मैंने बोला कि यार इंसुलिन का बायो एसे करो, तो इंसुलिन का बायो एसे का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे उस पर्टिकुलर सेल के अंदर कितना इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है या कितना इंसुलिन का प्रेजेंस है। तो अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में, हमारे टिश्यू में, हमारे सेल के अंदर आइडेंटिफाई करना होगा तो हम क्या करेंगे? उसका बायो एसे। तो बायो एसे एक क्या है? एक क्वांटिटेटिव मेजर है। ठीक है, एक क्वांटिटेटिव मेजर है ठीक है, क्वांटिटेटिव मेजर है टू नो कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है किसी पर्टिकुलर केमिकल का एक लिविंग सेल या लिविंग टिश्यू
या लिविंग ऑर्गन या उस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एनी केमिकल या बायोमोलिक्यूल in a living cell, tissue, organ या organism, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, ये हुआ एक पार्ट। बायो एसे के दो काम होते हैं। पहला, एक कॉन्सेंट्रेशन आइडेंटिफाई करना कि कितना कॉन्सेंट्रेशन मिलता है नॉर्मली, जैसे आप निकालते हो ना कि ब्लड में कितना शुगर मिल रहा है ना। तो एक नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन होता है और एक एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन होता है और एक कम कॉन्सेंट्रेशन होता है। तीन कैटेगरी हो सकती है ना। किसी भी केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन ऑप्टिमम हो सकता है, यानी बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, या फिर एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, या फिर डेफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। तो यहां पर एक हो गया क्वांटिटेटिव मेजर, ठीक है, टू आइडेंटिफाई कि कितना है यार कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा, ऑल्सो टू आइडेंटिफाई effect of a particular concentration of a biomolecule on a cell, tissue, organ या ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो पहला चीज है कि क्वांटिटेटिव मेजर, और दूसरा क्या है, टू आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ बायोमोलिक्यूल। ठीक है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है और उसका असर क्या होता है। ठीक है, क्या वो केमिकल ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, क्या वो केमिकल आपको स्ट्रेस वाली कंडीशन से बचाता है, क्या वो केमिकल आपको वहां पर आपके ग्रोथ को कम करता है। तो कोई भी केमिकल वहां पर उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है और उस कॉन्सेंट्रेशन का क्या असर पड़ रहा है उस लिविंग टिश्यू पर, उसको हम क्या कहते हैं, बायो एसे। ठीक है, तो मान लो कि बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी प्लांट के अंदर ऑक्सीजन मिल कितना रहा है। ठीक है, वो भी अलग अलग पार्ट्स में, स्टेम के अंदर कितना मिल रहा है, लीफ के अंदर कितना मिल रहा है, रूट के अंदर कितना मिल रहा है, फ्रूट्स के अंदर कितना मिल रहा है। तो एक तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा क्या कि वहां पर उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का क्या असर क्या है, क्या वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रोथ बढ़ा रहा है, क्या वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रोथ को कम कर रहा है। तो ये चीज, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल बायो एसे, राइट। अच्छा, ऑक्सीजन का बायो एसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, बाय एवेना कर्वेचर टेस्ट। ये किसने किया था, फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय वेंट। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। वेंट अंकल ने वो जो कटिंग किया था उससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि कैसे ये होता है। ठीक है, तो मतलब क्या, आपको मैंने बता दिया कि व्हाट इज बायो एसे। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे बायो एसे की बात अगर कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो मान लो कि जैसे ये स्टेम है, ये क्या हो गया, शूट, और ये क्या हो गया, रूट। ये यहां से यहां तक क्या हो गया, शूट, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, रूट। तो क्या कह रहे हैं अपन कि मान लो कि शूट के अंदर यहां पर ऑक्सीजन का जो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन है, अगर 10 ppm रखते हैं, ठीक है, तो दिस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस द ग्रोथ ऑफ स्टेम। स्टेम का ग्रोथ बढ़ाता है कौन सा, ये वाला कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या हो गया, ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, अच्छा,
अगर हम लोग रूट की बात करें, तो ऑक्सिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर 0.001 ppm हो तो यहां पर ग्रोथ होगी। ठीक है, यानी अगर इफ 10 ppm कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सिन अगर कर देते हैं रूट में, तो इसका जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यानी स्टेम के अंदर ऑक्सिन ज्यादा चाहिए, रूट के अंदर ऑक्सिन देखो कितना कम चाहिए। तो आप क्या बोलते हो कि सर अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग इफेक्ट होता है किसी पर्टिकुलर केमिकल का। ठीक है, एक सेम केमिकल रहेगा, उसका असर जो है स्टेम में अलग होगा और रूट में अलग होगा। इसलिए जरूरत पड़ती है हमें क्या करने की, बायो एसे करने की। तो ध्यान रखना, ऑक्सिन का जो ग्रोथ स्टिमुलेटिंग प्रोसेस है, ऑक्सिन जो ग्रोथ कराता है वो स्टेम में कराता है, नॉट इन रूट। रूट में वहां पर बहुत थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है बस। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है कि बायो एसे क्या है। अच्छा, एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा क्या, ऑक्सिन आर सिंथेसाइज्ड कहां पर बनेंगे, मेनली इन द एपेक्स, है ना। एपेक्स कहां कहां पर हो सकता है भाई, स्टेम एपेक्स है ना, जिसको आप टिप भी कह सकते हो। फिर रूट एपेक्स यहां पर आपको मिल सकता है। ठीक, यहां पर फॉर्मेशन होगा, देखो सिंथेसाइज्ड एपेक्स में ऑक्सिन का फॉर्मेशन होगा, और फिर पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, बाय पोलर ट्रांसपोर्ट। पोलर ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर जैसे यहां पर बात करें तो ये देखो यहां पर ऑक्सिन सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, यानी एपिकल मेरिस्टेम्स। ठीक, ऑक्सिन इज synthesized by apical meristems। ठीक है, अच्छा, अब जब ये इतना देखा है तो एक और बात मैं तुम्हें लगे हाथ बता ही देता हूं। ठीक है, apical meristems are generally virus free even if whole plant is infected। whole plant is infected। अब तुम पूछोगे सर रीजन क्या है, तो पहला रीजन है हाई रेट ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है ना, एपिकल मेरिस्टेम्स का एक तो हाई रेट ऑफ सेल डिवीजन है, दूसरा यहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए एपिकल मेरिस्टेम्स therefore used in मेरिस्टेम कल्चर। ठीक है, ये क्या है, टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर। तो ध्यान रखिएगा, टिश्यू कल्चर में ये वापस से आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि हम लोग एपिकल मेरिस्टेम्स को क्यों यूज करते हैं, टू प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट, है ना। अगर हमें कभी भी वायरस फ्री प्लांट बनाना हो
तो हम लोग मेरिस्टेम्स क्यों, एपिकल मेरिस्टेम्स क्यों लेते हैं? तो पहला चीज है कि इनका जो रेट ऑफ सेल डिवीजन है ये बहुत ज्यादा हाई होता है, वायरस इतनी स्पीड से मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। और दूसरा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है जो कि वायरस के ग्रोथ को चेक करता है। तो यहां पर ये दो रीजंस आपको ध्यान रखना है। तो कहां कहां पर सिंथेसाइज हो रहा है? शूट एपेक्स और रूट एपेक्स, ये दो जगह हैं जहां पर ऑक्सिन भर भर के सिंथेसाइज हो रहा है। दूसरी चीज, अब इसका अगर मूवमेंट की बात करें तो देखो ये इसका जो मूवमेंट है, थोड़ा सा और क्लियरली आपको मैं दिखाता हूं। मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये यहां पर ऑक्सिन प्रोड्यूस हुआ, ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड, इधर भी रूट में भी कम हुआ है, यहां पर कम है बट फिर भी ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड। थोड़ा लीफ के एपेक्स पर, लीफ का जो टिप होता है वहां पर भी थोड़ा सा ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ऑक्सिन, पूरे प्लांट में ऑक्सिन सबसे ज्यादा कहां पर सिंथेसाइज होता है, तो कहां पर होता है? स्टेम के एपेक्स पर। ठीक, अब इसका जो मूवमेंट है देखना, इसका जो मूवमेंट है वो कैसा होगा? ऐसा, ठीक है। मतलब ये देखो, अगर हम लोग बात करें कि ये जो है ये क्या है? स्टेम है, तो स्टेम का ये क्या पार्ट हो गया? एपेक्स, और ये वाला पार्ट क्या हो गया? बेस। ठीक है, स्टेम का एपेक्स, स्टेम का बेस। अगर हम लोग रूट की बात करें, रूट की अगर बात करें तो रूट में भी ये वाला पार्ट जो है ये क्या होगा? एपेक्स, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये क्या हो गया? बेस। स्टेम और रूट ध्यान रखना थोड़ा सा उल्टा, एपेक्स कंडीशन ये है और बेस कंडीशन ये है। तो एपेक्स और बेस, और फिर स्टेम में भी एपेक्स और बेस, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो ऑक्सिन का मूवमेंट आप देख पा रहे हो, ये ऑक्सिन का मूवमेंट कैसा है? फ्रॉम एपेक्स टू बेस। ये जो ऑक्सिन मूव्स फ्रॉम स्टेम एपेक्स टू बेस, और जब भी एपेक्स से बेस की तरफ मूवमेंट हो, इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिपिटल मूवमेंट। क्या कहेंगे यार? बेसिपिटल मूवमेंट कह देंगे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं रूट की, यानी स्टेम के अंदर तो बेसिपिटल, बेस की तरफ मूव कर रहा है तो बेसिपिटल हो गया। ठीक, अच्छा रूट की अगर बात करें तो रूट में सिंथेसिस यहां पर हुआ, तो ऑक्सिन जो है एक तो नीचे से ऊपर भी थोड़ा सा मूव करता है और बाकी ऊपर से नीचे भी मूव करता है, यानी रूट के अंदर ऑक्सिन इन रूट दो तरीके का है, एपेक्स टू बेस, बेस की तरफ जा रहा है यानी बेसिपिटल, और अगर बेस से बेस टू एपेक्स जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे? एक्रोपिटल। क्या कहेंगे? एक्रोपिटल। तो हम ये समझ रहे हैं कि स्टेम के अंदर बेसिपिटल होता है, सिर्फ रूट के अंदर दोनों होता है, बेसिपिटल भी होता है और एक्रोपिटल भी होता है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं,
एक सवाल है आपके लिए कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनसाइड प्लांट इज मेनली बेसिपिटल, मेनली एक्रोपिटल, बताओ जल्दी बताइए, ए या बी? जल्दी बताओ यार, ए या बी? कमान 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 कमान। बहुत बढ़िया आकर्ष, बहुत बढ़िया वीरेंद्र, क्या बात है, आज तो लौंडे थोड़ा एक्टिव हैं। जूही बिल्कुल बिल्कुल सबकी सही, बिल्कुल सही। फरीदा, अपेक्षा। चलो एक बात समझते हैं, एक बात समझते हैं यार। अभी अभी मैंने आपको बताया कि देखो स्टेम के अंदर तो बेसिपिटल हो रहा है, रूट में बेसिपिटल भी हो रहा है और एक्रोपिटल भी हो रहा है। तो यानी पूरे प्लांट की अगर बात करें तो मेनली ध्यान रखना क्या हो रहा है, बेसिपिटल। क्या हो रहा है? बेसिपिटल हो रहा है। एक्रोपिटल ओनली इन रूट, और रूट में ऑक्सीजन होता ही बहुत कम है। रूट में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर तो ऑक्सीजन खुद ही कम है, तो ऑक्सीजन जहां पर कम है उसके ट्रांसपोर्ट की तो बात ही मान लो कि बहुत कम करेंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए बताओ कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, तो तुम क्या बताओगे? सर मेनली बेसिपिटल होता है। ठीक है ना? चलो अब यहां पर यह चीज आपको मैंने बता दी। तो अब देखो तुम क्या बोलने लगे हो, बेसिपिटल और एक्रोपिटल। यानी तुम बताते हो कि सर ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, एक फिक्स डायरेक्शन में होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। ठीक है? और जब भी कोई मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं उसको? पोलर ट्रांसपोर्ट। पोलर मतलब क्या हो गया कि एक फिक्स डायरेक्शन में वहां पर मूवमेंट होना है, और नॉन पोलर का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन लेस, रैंडम मूवमेंट चलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है पोलर ट्रांसपोर्ट के बारे में, यहां पर आपको बताया हुआ है व्हाट इज अ पोलर ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ ए केमिकल इन अ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शनल मूवमेंट को आप क्या बोल सकते हो? पोलर ट्रांसपोर्ट बोल सकते हो। अच्छा, अब किधर से होगा ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो किधर से हो रहा है? ठीक है, तो किधर से होगा? थ्रू पैरेन्काइमा, है ना, बाय डिफ्यूजन। यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा ऑक्सीजन हमेशा, और ये जो डिफ्यूजन होगा वो किसके थ्रू हो रहा है? पैरेन्काइमा सेल्स। एक पैरेन्काइमा सेल से दूसरे पैरेन्काइमा के सेल के तरफ जाएगा कौन? ऑक्सीजन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रीकर्सर, प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल। प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल। जिस चीज को हम लोग यूज करना चाहते हैं यार, उसको हम क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो यहां पर प्रीकर्सर, ऑक्सीजन कहां से बनाओगे तुम? ट्रिप्टोफैन से। ठीक है, ऑक्सीजन कहां से बनाओगे? ट्रिप्टोफैन से बनाओगे। मतलब ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन है, साथ में यहां पर तुम्हें जिंक देना पड़ेगा। ठीक है, और तब यहां पर ट्रिप्टोफैन में कुछ मॉडिफिकेशंस करते हो आप, तो क्या बन जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है, अब याद करो ट्रिप्टोफैन तो हमारे अंदर भी होता है ना? ट्रिप्टोफैन तो ट्रिप्टोफैन क्या है? एक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन हमारे पास भी है। तो ये जो ट्रिप्टोफैन है ये हमारे पास से मिलता है, यानी ऑक्सीजन हमारे अंदर भी बनता होगा। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे अंदर बनता तो है,
बट उसका जब बायो ऐसे किया तो उसका कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट हमारे सेल्स या बॉडी पर नहीं दिखाई देता। ठीक है, इसका असर जो है वो प्लांट्स के अंदर मिलता है, एनिमल्स में नहीं मिलता। ठीक है, बट मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, देखो एक्रोपिटल जो अरेंजमेंट है, एक्रोपिटल अगर जनरल हम लोग बात करें ना, जैसे अगर मॉर्फोलॉजी के टर्म्स में अगर आप बात करते हो, अगर हम लोग मॉर्फोलॉजी के टर्म्स में बात करते हैं तो एक्रोपिटल का मतलब क्या हो गया कि यंग जो है, देखो अगर ये क्या हो गया एपेक्स और ये क्या हो गया बेस, है ना, तो अगर वहां पर यंग ऑर्गेन present at apex, present towards apex, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल अरेंजमेंट। ठीक है, और अगर वहां पर यंग ऑर्गेन जो है प्रेजेंट टूवर्ड्स बेस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिपिटल अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया मॉर्फोलॉजी के टर्म्स में, ये मॉर्फोलॉजी हो गया। और ये जो हमने बात की है बेसिपिटल, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग कि ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन किधर से किधर हो रहा है, तो उसके बेसिस पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। मॉर्फोल देखो, ये यंग ब्रांच हो गया, ये ओल्डर ब्रांच हो गया, है ना। फ्लावर में आप एक्रोपिटल अरेंजमेंट करते हो, बेसिपिटल, उसके बेसिस पर रेसमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पढ़ते हैं, है ना। इसके अलावा जो एक्स करंट, बिल्कुल सही बोला है आकर्ष ने कि एक्स करंट जो है, एक्स करंट यानी कॉनिकल जो आपका अपीयरेंस आता है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि यंग जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर होते हैं एपेक्स की तरफ, और जो ओल्डर ब्रांचेस है वो नीचे की तरफ होते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो, एक्रोपिटल अरेंजमेंट उसको कह देते हैं। ठीक है, तो जैसे लीव्स का अरेंजमेंट, यंग पत्ता हमेशा, यंग लीफ जो है हमेशा किधर होगा, एपेक्स की तरफ, और ओल्ड लीफ किधर होगा, हमेशा बेस की तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्रोपिटल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ठीक है, आप बहुत सारे फंजाई देखोगे, उनमें जो कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, कोनिडिया का फॉर्मेशन है ना, यंग कोनिडिया नीचे मिलता है, मैच्योर कोनिडिया ऊपर मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, जो है आपका बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ कोनिडिया। तो ये जो है, ये तो मॉर्फोलॉजी वो अलग पार्ट हो गया, बेसिपिटल और एक्रोपिटल ये ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर। चलो ये हो गया, देखो एक एक वर्ड हमने यहां पर देख लिया, क्या क्या देखा है, बायो ऐसे देख लिया क्या होता है, सिंथेसिस कहां पर होता है, पोलर का मतलब क्या होता है, प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल। ठीक है, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन के बारे में यहां पर लिखा हुआ है एसेंशियल, यानी हमारी बॉडी नहीं बना पाती। नॉन पोलर, ये एसेंशियल हमारे टर्म्स में बात किया गया है, एसेंशियल मतलब हम ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि एसेंशियल नॉन पोलर एरोमेटिक अमीनो एसिड विद अ इंडोल साइड चेन। और क्योंकि ट्रिप्टोफैन में इंडोल मिलता है, इसीलिए आपने यहां पर लिखा था, देखो ऑक्सिजन में इंडोल डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो ये इंडोल ग्रुप कहां से आ रहा है, ट्रिप्टोफैन से आ रहा है। ठीक है ना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, इंडोल डेरिवेटिव्स बोलते हैं। ठीक, आपको मैंने बोला था ये ध्यान रखना है। अब चलते फंक्शंस की तरफ यार। सबसे पहला फंक्शन है सेल इलोंगेशन। ठीक है, सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन में क्या करेंगे, वो जो सेलुलोज के माइक्रो, मान लो तुम्हारे रूम का साइज बढ़ाना है तो दीवार तोड़ दो और फिर से नई दीवार बनाओ। एग्जैक्टली वैसे ही अगर तुम सेल वॉल, सेल का साइज बढ़ाना चाहते हो, सेल को बड़ा करना चाहते हो, तो सेल वॉल एक था एरिया जिसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी उसकी कम होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपकी कम है तो आपको तोड़ना पड़ेगा उसको। तो सेल वॉल को तोड़ेंगे और फिर से वहां पर नया सेल वॉल बनाएंगे जो ज्यादा एरिया कवर करता हो, तो आपका सेल जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो पहला जो फंक्शन हो गया सेल इलोंगेशन, कौन करता है, ऑक्सिन करता है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म।
अच्छा, तो एक चीज आपको मैं बता देता हूं, देखो एक होता है ट्रॉपिक ग्रोथ, ठीक है। ट्रॉपिक ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? ग्रोथ ऑफ सिलिंड्रिकल ऑर्गन्स इन प्लांट्स। अब सिलिंड्रिकल ऑर्गन्स यार कौन से हैं? रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, टेंड्रिल हो सकता है ना? ये सब कौन है? सिलिंड्रिकल ऑर्गन्स हैं। कभी कभी आइसो जो आपका जो पत्ता होता है, ठीक है, तो वो सिलिंड्रिकल लीफ हो जाता है। जनरली कैसा होता है, आपके जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? डॉर्सोवेंट्रल फ्लैट होते हैं, बट कुछ पत्ते कैसे होते हैं? सिलिंड्रिकल पत्ते होते हैं। तो उन केसेस में भी वहां पर ट्रॉपिक वर्ड यूज कर सकते हैं। तो सिलिंड्रिकल ऑर्गन्स का ग्रोथ अगर मेरे को डिस्कस करना हो तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? ट्रॉपिक ग्रोथ शो कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ है फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब फोटोट्रॉपिज्म यानी जो ग्रोथ है वो ड्यू टू लाइट है, ठीक है। यहां पर जो है ये क्या हो गया? ग्रोथ ड्यू टू लाइट, ग्रोथ ड्यू टू लाइट। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर वहां पर तुम कह रहे हो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, यानी ग्रोथ ऑफ सिलिंड्रिकल ऑर्गन टूवर्ड्स लाइट, है ना, टूवर्ड्स लाइट, जिसमें से लाइट क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया। स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लोग सेंस कर पाए, है ना, महसूस कर पाए जिस चीज को, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टिमुलस। यहां से एक्सरे पास होगा तो मेरे को पता नहीं चलेगा, तो एक्सरे मेरे लिए स्टिमुलस नहीं हुआ, ठीक है। हां, अगर मेरा कोई सेल उसको सेंस कर पा रहा है तो वो उस पर्टिकुलर सेल के लिए क्या माना जाएगा? स्टिमुलस माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया स्टिमुलस। अगर हम लोग कह रहे हैं कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, यानी क्या बात हो जाएगी? ग्रोथ ऑफ सिलिंड्रिकल ऑर्गन अवे फ्रॉम लाइट, अवे फ्रॉम स्टिमुलस। तो अगर आप स्टिमुलस से दूर भाग रहे हो, है ना, अगर तुम स्टिमुलस से दूर भाग रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे? कैसे डिनोट करेंगे? नेगेटिव। और अगर तुम स्टिमुलस की तरफ जा रहे हो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कंडीशन ये जो है ये आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या सिचुएशन है, ठीक है। अब यहां पर आगे की बात कर रहे हैं। मान लो एक वर्ड है जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म, जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। तो अब यहां पर अगेन वही चीज होगी, एक हो जाएगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, यानी ग्रोथ ऑफ सिलिंड्रिकल ऑर्गन टुवर्ड्स अर्थ। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ग्रोथ ऑफ सिलिंड्रिकल ऑर्गन अवे फ्रॉम द अर्थ। तो ये जो है ये यहां पर चार वर्ड्स हमने डिस्कस किए, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब दिमाग में सवाल आ सकता है कि ऐसा क्यों ही होगा? ऐसा क्यों होगा
ये सिचुएशन क्यों आएगी? तो इसको एक सिंपल से देखते हैं। ऐसा देखा गया है कि मान लो ये प्लांट है, ठीक है, और इधर से तुम लाइट दे रहे हो, यूनिलेटरल लाइट दे रहे हो, ठीक है, यूनिलेटरल लाइट दे रहे थे। अब देखो यहां पर क्या हो रहा था कि ये यहां पर ऑक्सीजन का सिंथेसिस हो रहा है और फिर ऑक्सीजन का मूवमेंट होगा, ऑक्सीजन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। बट जिस तरफ तुम लाइट दे रहे हो, जिस तरफ तुम लाइट दे रहे हो, साइड which receives light directly, यहां पर ऑक्सीजन becomes inactive। ऐसा देखा गया है कि ऑक्सीजन, लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन जो है, जिस तरफ लाइट जो है ज्यादा देर तक पड़ रहा है तो कुछ टाइम के बाद ऑक्सीजन जो है ये इनएक्टिव हो जाता है। तो ऑक्सीजन अगर इनएक्टिव हो गया, यानी ये वाला जो इधर वाला जो ऑक्सीजन है इसको हम लोग मान लेते हैं कि इधर एब्सेंट ही हो गया, ऑक्सीजन इस तरफ नहीं है। तो आप ये मान लो कि ऑक्सीजन इधर है और इधर जो है इनएक्टिव है। तो ऑक्सीजन इधर है तो यहां पर ग्रोथ जो है वो ज्यादा होगा इस साइड पर, और यहां पर ऑक्सीजन इनएक्टिव है, इस वजह से ग्रोथ क्या हो जाएगा? कम। ग्रोथ क्या हो जाएगा? कम। यानी कुछ टाइम के बाद आपको क्या मिलेगा? ये वाले साइड में ग्रोथ होगा और इस साइड में ग्रोथ नहीं होगा या कम होगा। तो आपको अगेन कर्वेचर देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने वेंट वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था, है ना, कर्वेचर इन स्टेम टूवर्ड्स लाइट। ठीक है, यह है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आपको यह बताना होता है कि कर्वेचर किधर मिल रहा है, कर्वेचर किधर दिखाई दे रहा है। तो कर्वेचर किधर दिखाई दे रहा है? टूवर्ड्स लाइट। जिधर आप लाइट दोगे ना उधर की तरफ प्लांट झुक जाएगा। आप नॉर्मल भी देखोगे अपने पेड़ों की तरफ तो आप देखोगे कि वो जनरली जिधर से लाइट आ रहा है, मान लो आपने बालकनी में कोई गमला रखा हुआ है तो वो जिधर लाइट होगा उधर की तरफ उसके पत्ते जो है या उसका जो स्टेम होगा वो झुका होगा। ठीक है, तो ये क्यों है? इट इज द पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। यहां पर आपको क्या दिखने को मिल रहा है? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। तो ये किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है? ऑक्सीजन बिकम्स इनएक्टिव आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ लाइट। कुछ देर तक अगर आप लाइट देते हो तो उस साइड में ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर डिफरेंशियल ग्रोथ देखने को मिलता है। एक तरफ ग्रोथ ज्यादा हुआ है और एक तरफ ग्रोथ कम हुआ है। तो ये जो डिफरेंशियल ग्रोथ हुआ इसकी वजह से तुम्हारी कर्वेचर है ना, जो कर्व देखने को मिलता है ये यहां पर मिलता है टूवर्ड्स लाइट। तो इतनी बातें ये आपका जैसे हो गया स्टेम के लिए। ये किसके लिए बताया तुम्हें? स्टेम के लिए। ठीक, स्टेम को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, अगर रूट की बात करें, अगर रूट की बात करें मान लो रूट की बात करते हैं, ठीक है, तो रूट का ध्यान रखना, ये जो रूट है, रूट रिक्वायर्स लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम इसको लाइट देते हैं, मान लो इसको लाइट देते हैं, वैसे तो ये जमीन के नीचे रहता है बट मान लेते हैं लाइट देते हैं, तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद कि इधर वाले जो ऑक्सीजन है, जिधर लाइट पड़ रहा है इधर वाले जो ऑक्सीजन है ये इनएक्टिव होने लगेंगे। ठीक है, और इधर जो ऑक्सीजन है वो मेंटेन रहेगा। तो जिधर लाइट है उधर ऑक्सीजन कम, ऑपोजिट साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहां पर इनएक्टिविटी की वजह से ग्रोथ
बढ़ जाएगा, और यहां पर जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है यहां पर ग्रोथ कम हो जाएगा, यानी स्टेम का ठीक उल्टा। और ऐसा जब आप देखोगे तो यहां पर आपको नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म देखने को मिलेगा, यानी जो आपका जो रूट है वो ऐसे कर्वेचर शो करने लगेगा, रूट शो कर्वेचर अवे फ्रॉम लाइट। आपको ऐसा लगेगा कि रूट जो है वो लाइट से दूर भागना चाहता है, तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। तो ये सब जो है, ये जो ड्रामा है, आपको बस क्या याद रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, पहला फंक्शन हमने क्या बोला, सेल इलोंगेशन का, दूसरा क्या, फोटोट्रोपिज्म का। एग्जैक्टली ऐसे ही जियोट्रोपिज्म का भी खेल होता है, ठीक है, बट वो जो है डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपको मैंने सिंपल बता दिया कि कैसे ऑक्सीजन का कंडीशन होता है। फोटोट्रोपिज्म, ट्रॉपिक इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिज्म वर्ड कभी भी आए तो क्या बोलोगे, ग्रोथ ऑफ सिलिंड्रिकल ऑर्गेन्स लाइक स्टेम, रूट, टेंड्रिल्स, ये सब, ठीक है, जियोट्रोपिज्म। अगली बात क्या है, प्रमोट फ्लावरिंग। प्रमोट फ्लावरिंग, भैया ऐसा है ना, ध्यान रखना, एक्सेस इथाइलिन, कहीं पर भी अगर तुम्हारे प्लांट में कहीं पर भी इथाइलिन जो है वो एक्स्ट्रा बन रहा हो या तुम बाहर से डाल दो, तो एक्सेस इथाइलिन जब भी होगा वहां पर ऑक्सीजन प्रोडक्शन होगा। सॉरी, थोड़ा उल्टा हो गया। मान लो कहीं पर, सॉरी, एक्सेस ऑक्सीजन हम लोग डाल रहे हैं, एक्सेस ऑक्सीजन कहीं पर डाल रहे हैं प्लांट के अंदर या खुद ही बन रहा है अंदर से, तो वहां पर प्रोड्यूस होता है इथाइलिन, ठीक है। और इथाइलिन जो है ये प्रोड्यूस करता है फीमेल फ्लावर्स। तो एक्सेस ऑक्सीजन जहां पर भी रहेगा प्लांट के अंदर, उसकी वजह से क्या बनेगा, इथाइलिन बनेगा, और इथाइलिन की वजह से क्या बनेंगे, उस प्लांट के अंदर फीमेल फ्लावर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फेमिनिस्टिक इफेक्ट, है ना। सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होता है फेमिनिज्म, वहां पर भी फेमिनिज्म होता है ना, प्रमोशन। तो यहां पर जो है इथाइलिन जो है उसकी वजह से फीमेल फ्लावर्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। एक्सेस ऑक्सीजन, इथाइलिन, फीमेल फ्लावर्स। अच्छा, तो मान लो एक सवाल मैं तुमसे पूछूं कि फीमेल फ्लावर्स फॉर्म्ड इन पाइनएप्पल is due to oxygen, ethylene, ABA, साइटोकाइनिन। बताइए भैया, ABCD, जल्दी बोलो। ABCD, बहुत बढ़िया। आज गौतम पूरा फॉर्म में है, आकर्ष भी पूरे फॉर्म में है, जूही, अपेक्षा, बिल्कुल बढ़िया। देखो, आपके पास ऑप्शन में या तो बोथ का ऑप्शन रहेगा, और बोथ का ऑप्शन रहा तो ऑक्सीजन और इथाइलिन दोनों हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहां पर किसकी वजह से हो रहा है। बट अगर तुम्हें चूज करना पड़ जाए तो ध्यान रखना, इथाइलिन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फ्लावर बनाने के लिए। ऑक्सीजन अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन अगेन वही इथाइलिन ही बनाएगा,
तो ये जो फ्लावर का जो फॉर्मेशन है ये एक्चुअली इट इज द इफेक्ट ऑफ इथाइलिन। डायरेक्ट इफेक्ट है इथाइलिन का और इनडायरेक्ट इफेक्ट है ऑक्सिन का। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा, जब हमारे पास ज्यादा मोर करेक्ट ऑप्शन का चांस हो तो अपन उसी के लिए साथ जाएंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इथाइलिन हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही सोनी। तो यहां पर ये कंडीशन है आपका फ्लावरिंग बनाना। पाइनएप्पल में, लीची के अंदर, पाइनएप्पल के अंदर, ये सब एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल जहां पर भी दिख जाए ध्यान रखना, मैं कोई भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बाहर का यूज नहीं करूंगा और आपको भी यही करना है। ठीक है, एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल्स हैं दे आर मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। अगर आपके सामने एग्जाम हॉल में कोई क्वेश्चन आया भी जहां पर एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बाहर आया है तो याद रखना एग्जामिनर वहां पर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का ऑप्शन देगा, है ना। मतलब वहां पर हो सकता है कि 4 में से 2 ऑप्शन ऐसे हो जो आपने एग्जाम्पल्स ना पढ़े हो और 2 ऑप्शन ऐसे हो जो आपने पढ़े हो, तो आपको बाकी 2 ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि अभी जो फिलहाल के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से अचानक से ट्रेंड चेंज हो जाएगा पेपर का। ठीक है, तो मान लेते थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ाएंगे तो मतलब क्या कि आपको एकदम अचानक से बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं पूछे जाएंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो आप अपनी एनर्जी और टाइम नई चीजों को पढ़ने से अच्छा है कि जो पुरानी चीजें हैं, पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं को बिल्ड करिए, उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए और उन्हीं पर अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करिए कि हाँ इधर से आया तो अपने से नहीं छूटेगा, है ना। ऐसा नहीं हो कि आसान क्वेश्चन छोड़ के आए हैं। ठीक है, तो डिफिकल्ट के चक्कर में आसान भी छूट गया। तो अपने को पहले पास होने की स्ट्रेटेजी बनानी है, फिर हम लोग जो है ट्रिपल डिजिट और सिंगल डिजिट और डबल डिजिट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्यों नहीं बनेगा आकर्ष? इथाइलिन फॉर्मेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑक्सिन। इथाइलिन का फॉर्मेशन ऑक्सिन पर डिपेंडेंट नहीं है। हां, अगर ऑक्सिन ज्यादा होगा तो उस जगह पर इथाइलिन बन जाएगा, बट प्लांट इथाइलिन अपने आप भी बनाता है। मतलब इथाइलिन जो है आप जानते हो गैस है, नॉर्मली बन सकता है, तो इथाइलिन को जरूरत नहीं है ऑक्सिन की। इथाइलिन इंडिपेंडेंटली भी बन सकता है, ऑक्सिन भी इंडिपेंडेंट रह सकता है। बट हां, जिस पार्ट में, जिस रीजन में ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है वहां पर इथाइलिन का फॉर्मेशन देखा गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इथाइलिन फॉर्मेशन इज नेवर डिपेंडेंट ऑन ऑक्सिन। इथाइलिन इंडिपेंडेंटली सिंथेसाइज हो सकता है प्लांट के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये हो गया तीसरा फंक्शन। चौथा फंक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। यार बचपन से जब से पैदा हुए हैं तब से सुन रहे हैं एपिकल डोमिनेंस के बारे में, है ना। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या हो गया यार कि वहां पर आप जानते हो कि आपके पास जो बड्स होते हैं, है ना, ये जो बड्स हैं ये क्या होते हैं? इमेच्योर शूट। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव भी हो सकते हैं और वेजिटेटिव भी हो सकते हैं। अगर रिप्रोडक्टिव हुए तो फ्लावर बनाएंगे, वेजिटेटिव हुए तो स्टेम और लीफ बनाएंगे। ये जो बर्ड है इसका पोजीशन अलग अलग हो सकता है। जैसे ये वाला देखो, इसको हम क्या बोलेंगे? एपिकल बर्ड। ठीक है, और ये जो यहां पर मिलता है बीच में कहीं पर, ये क्या हो सकता है? लेटरल बर्ड। लेटरल बर्ड में अलग अलग कैटेगरी होता है। एक्सिलरी बर्ड, इसके अलावा एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड, फिर एसेसरी बर्ड। अच्छा, कोई सा भी बर्ड हो इसमें से, ठीक है। याद करो कि ऑक्सिन का सिंथेसिस होता है और ऑक्सिन का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? ऑक्सिन का मूवमेंट स्टेम के अंदर। बर्ड्स कहां पर मिलते हैं? बर्ड्स कहां पर मिलते हैं? स्टेम के अंदर।
रूट में कभी कभी मिलता है, बट जनरली जो बड है, जैसे आप बड बोलते हो तो आपको स्टेम याद आता है। तो स्टेम के अंदर ऑक्सिन का जो मूवमेंट है वो कैसा होता है, बेसिपिटल मूवमेंट होता है। और बेसिपिटल जब मूवमेंट हो रहा है तो देखो एपिकल बड में प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेम्स, और यहां से ऑक्सिन जो है वो मूव कर रहा है नीचे की तरफ और लेटरल बड की तरफ जा रहा है। तो ध्यान रखना, एपिकल बड और लेटरल बड की हम लोग बात कर रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ एपिकल बड, ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स इज इनहिबिटेड। दिस इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस। एपिकल बड की प्रेजेंस में लेटरल बड्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाते, यानी ब्रांचेस नहीं बन पाएंगे यार, है ना। पेड़ जो है वो ऊपर ऊपर ग्रो करता रहेगा और ब्रांचेस जो है वो नहीं निकल पा रहे हैं। इसी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि नीचे वाले ब्रांचेस बड़े हो रहे हैं और जो एपेक्स के पास वाले जो ब्रांचेस हैं वो कैसे हैं, वो उनका जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, ठीक है। तो नीचे वाले ब्रांचेस का ग्रोथ थोड़ा सा जल्दी होता है और ऊपर एपेक्स के पास, है ना, स्टेम एपेक्स के पास के जो ब्रांचेस होते हैं उनका ग्रोथ स्लो होता है। तो ग्रोथ स्लो क्यों, क्योंकि वहां पर ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ध्यान रखना, ऑक्सिन ब्रांचिंग को कम करता है, ऑक्सिन ब्रांचिंग को कम करता है। अब यार यहां पर एक कंडीशन है और यह कंडीशन आपको याद रखना बहुत जरूरी है स्टेम और रूट के रेस्पेक्ट में, स्टेम और रूट के रेस्पेक्ट में। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्टेम है और ये रूट है, ठीक है, ये आपका रूट सिस्टम और ये आपका शूट सिस्टम। तो ध्यान रखना, यहां पर ऑक्सिन ज्यादा होता है ना, स्टेम के अंदर ऑक्सिन ज्यादा होता है और रूट के अंदर ऑक्सिन कम होता है। स्टेम के अंदर ऑक्सिन ज्यादा होता है, रूट के अंदर ऑक्सिन कम होता है। स्टेम में ये जो ऑक्सिन ज्यादा है ये इनहिबिट्स ब्रांचिंग, और ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है इट प्रमोट ब्रांचिंग, है ना। यानी अगर आपको ब्रांचेस बनाने हैं तो आपको ऑक्सिन कम रखना पड़ेगा। बट स्टेम में हम जानते हैं कि स्टेम के अंदर ऑक्सिन ज्यादा होता है ना, 10 ppm के अराउंड होता है, और रूट के अंदर जो ऑक्सिन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 0.001 मोलर होता है। तो यहां पर ऑक्सिन कम है, यहां पर ऑक्सिन ज्यादा है, ठीक है। तो ऑक्सिन, ध्यान रखना कि ऑक्सिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जितना ज्यादा ऑक्सिन रखोगे ब्रांचेस का नंबर उतना कम होगा, ठीक है। सिर्फ मेन बॉडी ग्रो करेगा, ब्रांचेस का नंबर कम रहेगा। तो यहां पर इनहिबिट्स ब्रांचिंग। तो ये चीज आपको, इसी को हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, एक्चुअल में ये है एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। सही मायने में ये चीज को हम क्या बोलते हैं, एपिकल डोमिनेंस। यानी एपेक्स क्या बना रहा है, एपेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सिन सिंथेसिस, और एपेक्स की वजह से बेचारे ब्रांचेस ग्रो नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको दो चीजें याद रखनी है। याद रखना, पहला, ठीक है, ऑक्सिन हाई ऑक्सिन कॉन्सेंट्रेशन inhibits
ग्रोथ ऑफ स्टेम ब्रांचेस, लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, प्रमोट ग्रोथ ऑफ रूट ब्रांचेस। ठीक है, और ये जो रूट हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर, आप जानते ही हो, वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताओ प्लांट में रूट एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, ऑक्सीजन का जो कम कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़िया माना जाता है रूट ग्रोथ के लिए। तो वहां पर एक उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर रूट में बहुत सारे यहां पर ऐसे ब्रांचेस निकलेंगे, और जितने ज्यादा ब्रांचेस होंगे उनमें उतने ज्यादा रूट हेयर्स होंगे, और जितने ज्यादा रूट हेयर्स होंगे उतना ज्यादा वहां पर एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये रूट ब्रांचेस, ऑक्सीजन जो है रूट ब्रांचेस को प्रमोट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है प्रमोट रूट ब्रांचेस, इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी चीज, तो ये हो गया एपिकल डोमिनेंस से रिलेटेड बात। ठीक है, अब फाइनली आते हैं हमारे प्रमोट रूट इनिशिएशन इन स्टेम कटिंग्स। देखो फिर से रूट के बारे में, ऑक्सीजन जब भी आप सुनते हो ना तो ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका रूट के आसपास। रूट के ग्रोथ पर, रूट के मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, क्या होता है ना, जैसे देखो मान लो कि ये स्टेम था, ये क्या है, स्टेम है, और हमने क्या किया, यहां पर इंजर कर दिया। ठीक है, यहां पर हमने कट मार दिया ब्लेड से। ठीक है, ये वाला देखो इंजर्ड रीजन, और जहां पर तुम इंजरी करोगे ना, यहां पर ध्यान रखना दो हार्मोन रिलीज होंगे, एक एबीए फॉर्मेशन होगा क्योंकि ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। कहीं पर भी स्ट्रेस हुआ है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है प्लांट को, तो वहां पर कौन बनेगा, एबीए बनेगा। और दूसरा ऑक्सीजन फॉर्मेशन। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन जो बनेगा, इट विल इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। यहां पर क्या बनने लगेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स बनने लगेंगे यार। ये क्या बन गए, रूट्स। तो यही यहां पर लिखा हुआ है कि जहां पर स्टेम कटिंग होता है, ठीक है, और स्टेम कटिंग हम लोग कहां पर करते हैं, ड्यूरिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ड्यूरिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जब हम लोग करते हैं तो वहां पर स्टेम कटिंग्स में, जहां पर स्टेम कटेगा वहां पर रूट का फॉर्मेशन होगा, और कौन सा रूट बनेगा, एडवेंटिशियस रूट। ये हो गया एक फंक्शन। दूसरा है कि डिले ऑफ एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है सेपरेशन। इसका मतलब क्या होता है, सेपरेशन, है ना, या टू ब्रेक। तो यंग लीफ टू
टूटने से बचाता है। मान लो एक पेड़ है, उसमें अगर यंग पत्ता रहेगा, उस यंग पत्ते को टूटने से बचाएगा ऑक्सीजन, और जो मैच्योर लीफ है उसके टूटने को प्रमोट करेगा। डुअल फंक्शन। क्या बोल रहा है? यंग लीफ को टूटने से डिले करेगा, है ना, डिले करेगा, बट प्रमोट एब्सेशन ऑफ ओल्ड मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, तो ये चीजें से मतलब आम पक गया है, तो आम पक गया है तो उसके टूटने में कौन हेल्प करता है? ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन वहां पर जो होगा, वहां पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बनने लगता है, और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन क्या बनाता है? इथाइलिन। और इथाइलिन जो है वो एक एबिसाइजिंग हार्मोन है, यानी ब्रेक करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इथाइलिन। तो आपको पता ही है कि कहीं पर भी एक्सेस ऑक्सीजन हो जाएगा तो वहां पर क्या बनेगा? इथाइलिन बनेगा, और वो इथाइलिन क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। तो बेसिकली एब्सिशन का मतलब कैसे होता है? एब्सिशन यहां पर मतलब अगर हम लोग बात करें, ये एक पेड़ है और ये मान लेते हैं कि ये एक पत्ता था, और आप जानते हो कि यहां पर क्या होता है? वस्कुलर टिश्यू होता है ना? ये क्या है? वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ये जो वस्कुलर टिश्यू है यानी जाइलम और फ्लोएम, ये क्या कर दिया जाते हैं? दे आर ब्लॉक्ड। नहीं, थोड़ा और बातें है ना, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स इन old leaves are withdrawn and supplied to new organs, और इसके बाद फिर वस्कुलर टिश्यू इज ब्लॉक्ड। ठीक है, वस्कुलर टिश्यू ब्लॉक्ड, और वहां पर फिर ABA एंड इथाइलिन प्रमोट एब्सेशन। AB और इथाइलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर एब्सेशन के लिए ऑक्सीजन भी रिस्पॉन्सिबल है, बट ध्यान रखना मैच्योर लीव्स और फ्रूट्स में यह काम करता है। फाइनली यहां पर जो है प्रिवेंट लॉजिंग ऑफ सेरेल्स। लॉजिंग मतलब होता है गिर जाना। जैसे आप देखोगे कि जैसे आप गांव अगर आप गए हो कभी भी, तो जैसे चावल और ये जो मोनोकॉट जो सेरियल प्लांट्स होते हैं, मोनोकॉट प्लांट्स, उनके देखे होंगे तुमने स्टेम जो है बहुत पतले होते हैं और कमजोर होते हैं। जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, है ना। तो मान लो कि बहुत जोर से अगर हवा चली है तो ये पेड़ जो है गिर जाते हैं। या मान लीजिए बहुत जोर से बारिश हो गई तब भी पेड़ गिर गया। या मान लेते हैं कि वो जो ओले गिरते हैं उससे भी पेड़ जो है आपको बोला जाता है कि वहां पर पूरे के पूरे, आपने न्यूज में काफी बार सुना होगा, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए ड्यू टू हाई विंड इंटेंसिटी और फॉल ऑफ द स्नो। ठीक है, तो वहां पर ये जो पेड़ गिर जाते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? लॉजिंग। ठीक है, लॉजिंग इन सीरियल्स। तो यहां पर स्टेम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वहां पर चीजों को सिंथेसाइज करता है, मटेरियल सिंथेसिस करता है, बायोमोलिक्यूल जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, जैसे कि जाइलम को स्ट्रांग बनाता है ये। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे जाइलम को स्ट्रांग बनाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है वहां पर। और जाइलम जब स्ट्रेंथ होता है, जाइलम आप जानते हो किस चीज का बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा का। तो जितना अच्छे से स्क्लेरेनकाइमा हमारा डेवलप होगा प्लांट के अंदर, उतना ज्यादा वहां पर स्ट्रेंथ मिलेगा और लॉजिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी चीजें आप जो है रिवाइज करके आइएगा, फिर हम लोग आगे की बात भी करेंगे। बस अब ऑक्सीजन का बस 10 मिनट का टॉपिक बचा हुआ ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे अगले सेशन में। तब तक इसको रिवाइज करके आना यार। ठीक है, ध्यान रखना इस चैप्टर में वी नीड लॉट ऑफ रिवीजन, है ना। और अभी से
ध्यान रखना, एग्जाम से पहले के लिए अगर तुमने ये सारी चीजें रखी हैं तो मान के चलना कि कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में फिर ये चैप्टर्स की खास बात है, पीजीआर की एटलीस्ट खास बात है कि अगर तुम उसको लास्ट मोमेंट पे पढ़ के गए हो ना, तो वहां पर वो तुमको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर दोगे बट गलत करोगे। तो यहां पर ये नेगेटिव के लिए फेमस है ये चैप्टर, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप नेगेटिव ना करें, है ना। तो इसको रिवाइज करते चलिए मेरे साथ साथ, एंड कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, टेक केयर, गुड नाइट।